Dear students, welcome to the today lecture of PBM Product and Brand Management Unit 3rd Module 4th Brand Positioning. Today we will discuss lecture number 23. In lecture number 23 we will discuss concept of brand positioning and target marketing. First of all we will discuss meaning of brand positioning. In MBA second semester in subject marketing management we studied a topic STP strategy. S stands for segmentation, T stands for targeting and P stands for positioning. सबसे पहले कंपनी मार्केट को सेगमेंट करती है, उनमें से फिर सेगमेंट्स को टारगेट करती है और फिर उन टारगेटेड सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करती है। तो इसे क्या बोलते हैं? STP स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफी के बेस पर, जियोग्राफी के बेस पर, साइकोग्राफी के बेस पर और बिहेवियर के बेस पर कंपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकती है। अब उनमें से कंपनी एक सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है या ऑल सेगमेंट्स को भी टारगेट कर सकती है, तो उसे लिमिटेड टारगेटिंग या फुल मार्केट टारगेटिंग बोलते हैं। और जिस तरह से कंपनी ने मार्केट को सेगमेंट किया, मार्केट को टारगेट किया, उसी तरह से कंपटीटर भी मार्केट को सेगमेंट कर सकता है और मार्केट को टारगेट कर सकता है। तो क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा? इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होगी। इसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड पोजीशनिंग बोलते हैं। तो जो पोजीशनिंग वर्ड है सबसे पहले एल राइस और जैक ट्राउट ने दिया था। तो किसी भी कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग के ऊपर बेस्ड होती है। तो कंपनी सबसे पहले कस्टमर की नीड्स और वांट्स के बेस पे मार्केट को सेगमेंट करेगी, फिर उन सेगमेंट में अपने ऑफर्स को, अपने पोजीशंस कराने के लिए अपने ऑफर्स देगी, टारगेट करेगी और उनमें से अपने प्रोडक्ट की अलग से इमेज क्रिएट करेगी। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रांड पोजीशनिंग बोलते हैं। तो ब्रांड पोजीशनिंग बेसिकली अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? डेफिनेशन ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। कोटलर ने क्या डेफिनेशन दी है? पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग ए कंपनीज ऑफर्स so that it occupies a distinctive place in the mind of the target marketer। तो पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि अपने प्रोडक्ट के जो ऑफ़र्स है, अपनी जो कंपनी के ऑफ़र्स हैं, उनको इस हिसाब से बनाना कि वो टारगेट मार्केट में कस्टमर के माइंड में अलग से इमेज क्रिएट करें। जैसे कि सोनी है, उसने बना रखा है साउंड पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। बंगुर सीमेंट ने बना रखी है सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केट में अलग से इमेज क्रिएट कर रखी है। जैसे फास्ट ट्रैक वॉचेज़ है, टाइटन है, उसने फास्ट ट्रैक वॉचेज़ के नाम से एक ब्रांडिंग की हुई है। तो उसने पोजीशनिंग की हुई है ट्रेंडी वॉचेज़ जो कि यूथ के लिए है, कोई बिजनेसमैन के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए फास्ट ट्रैक वॉचेज़ की पोजीशनिंग नहीं है, वो यूथ के लिए और स्पोर्ट्स लवर के लिए की जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू सेन गुप्ता, पोजीशनिंग है वो बेसिकली कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट का अलग से परसेप्शन करना, अलग से इमेज क्रिएट करना, जिससे कि कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके ब्रांड के लिए अलग से स्पेस बन जाए। जैसे कि मारुति 800 है, उसने कस्टमर के माइंड में डिफरेंट स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है एज एन इकोनॉमिक कार, जबकि BMW, मर्सिडीज़ ने कस्टमर के माइंड में अलग से डिफरेंट स्पेस क्रिएट किया हुआ है एज ए लग्जरी कार। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? रिजल्ट ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। की कंपनी अपने प्रोडक्ट की अलग से इमेज क्रिएट कर रही है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तो रिजल्ट ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग इज़ द सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ ए कस्टमर फोकस्ड वैल्यू प्रपोजिशन, ए कॉग्नेंट रीजन वाई द टारगेट मार्केट शुड बाय द प्रोडक्ट। तो पोजीशनिंग करने का रिजल्ट ये होता है कि कस्टमर को रीजन मिल जाता है कि मुझे इस कंपनी के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज करना
चाहिए। जैसे मारुति ने रीजन दे दिया कि जो कस्टमर इकोनॉमिक गाड़ियां चाहते हैं, एवरेज एफिशिएंट गाड़ियां चाहते हैं, वो मारुति की गाड़ियों को परचेज करें। टाटा ने पोजीशनिंग से रीजन दिया हुआ है, जो कि सेफ़ गाड़ियां चाहते हैं वो टाटा की गाड़ियों को परचेज करें। BMW मर्सिडीज़ ने रीजन दिया हुआ है कि जो लग्जूरियस प्रीमियम निशे मार्केट के लिए गाड़ियां चाहते हैं वो BMW मर्सिडीज़ की गाड़ियां परचेज करें। डिसाइडिंग ऑन ए पोजिशनिंग रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट एंड द नेचर ऑफ कंपटीशन एंड द ऑप्टिमल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ब्रांड एसोसिएशन। कहने का मतलब क्या है, पोजिशनिंग करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट और कंपटीटर के प्रोडक्ट में सिमिलरिटीज़ देखनी पड़ेंगी, फिर अपने प्रोडक्ट और कंपटीटर के प्रोडक्ट्स में डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे, और जो पॉइंट्स जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट में हैं और कंपटीटर के प्रोडक्ट्स में नहीं हैं, उसी की बेस पर आप अपने प्रोडक्ट की क्या करोगे, पोजीशनिंग करोगे। तो पोजीशनिंग करने के लिए मार्केटर को पता होना चाहिए कि उसके टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, उनके मेन कंपटीटर्स कौन हैं, उनका जो ब्रांड है वो कंपटीटर से सिमिलर कैसे है, और जो उनका ब्रांड है वो कंपटीटर से डिफरेंट कैसे है, और फिर जो डिफरेंशिंग क्राइटेरियाज हैं उनके बेस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्या करती है, पोजीशनिंग करती है। पोजीशनिंग से कस्टमर को ब्रांड की, प्रोडक्ट की वैल्यू इन्हांस होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि पोजीशनिंग का क्या रिजल्ट होता है। तो टेबल में सबसे पहले ब्रांड, कंपनी और उसका प्रोडक्ट है, फिर उसके टारगेट कस्टमर्स हैं, फिर बेनिफिट्स हैं, और उन बेनिफिट्स से कस्टमर्स को क्या वैल्यू मिल रही है। तो जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में महिंद्रा का ब्रांड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्कॉर्पियो, तो उसके टारगेटेड कस्टमर्स कौन हैं कि जो कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है, रगनेस, रफ एंड टफ भी है, लग्जूरियस भी है और कंफर्ट भी मिलता है। तो इससे कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है कि एक ऐसा व्हीकल है जो कि कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है लग्जरी और स्पोर्ट्स व्हीकल का। लग्जरी और कंफर्ट तो एक कार जैसी मिल रही है, और एडवेंचर और जो थ्रिल है वो SUV जैसा मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल है हाइडसाइन है, जिसके लेदर बैग्स और अदर फैशन एसेसरीज आते हैं। तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन हो गए, फैशन कॉन्शियस कस्टमर्स। बेनिफिट क्या है हाइडसाइन के लेदर खरीदने का, कि ड्यूरेबल हैं, स्टाइल हैं और एस्थेटिक अपील, मतलब सुंदर अच्छे लगते हैं। तो इससे कस्टमर को क्या वैल्यू मिल रही है कि वो फैशन एसेसरी जो कि लग्जरी और स्टाइल को कम्युनिकेट कर रही है। नेक्स्ट डोमिनोज है, उस पिज़्ज़ा, उसके क्या टारगेट कस्टमर्स हैं, जिनको कन्वीनियंस माइंडेड पिज़्ज़ा लवर, जो अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर पर पिज़्ज़ा चाहते हैं। तो बेनिफिट क्या है, डिलीवरी स्पीड एंड गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो वैल्यू प्रपोजिशन क्या है कि गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के 30 मिनट के अंदर आपके डोर स्टॉप पर मिल जाएगा। तो ये उसकी क्या हो गई, पोजीशनिंग होगी। तो पोजीशनिंग करने से कस्टमर को ये वैल्यू प्रपोजिशन मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टारगेट मार्केट। कंपनी जब सेगमेंट करती है तो उस सेगमेंट के बाद कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स को सेलेक्ट करे। तो वो जिन सेगमेंट्स को सेलेक्ट करती है वही उस कंपनी का क्या होता है, टारगेट मार्केट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसने 12th के स्टूडेंट्स को सेगमेंट कर लिया स्ट्रीम के बेस पर, 12th साइंस मैथ्स, 12th साइंस बायोलॉजी, 12th साइंस, 12th कॉमर्स और 12th आर्ट्स। तो 4 सेगमेंट्स में है, उन्होंने 12th के स्टूडेंट्स को सेगमेंट कर लिया, 12th साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट, 12th साइंस बायो वाले स्टूडेंट, 12th आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स और 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट। अब उसमें से जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 12th साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स को क्या करेगा, टारगेट करेगा, सेलेक्ट करेगा, वही उसका क्या हो गया, टारगेट मार्केट हो गया। किसी कंपनी ने इनकम के बेस पर मार्केट को सेगमेंट कर लिया, 10 लाख से ज़्यादा इनकम के कस्टमर्स, 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम के इनकम के कस्टमर्स, और 5 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स। और वो जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख या 10 लाख से कम है, उनको सेलेक्ट कर रही है, तो वो उनका क्या हो गया, टारगेट मार्केट हो गया। तो टारगेट मार्केट में बेसिकली वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं
जिनको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को सेल करना चाहती है। ये वो कस्टमर्स का ग्रुप होता है जिनको कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू अपनी तरफ मोल्ड करना चाहती है। पोटेंशियल कस्टमर से उनको अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स बनाना चाहती है। तो जो टारगेट मार्केट है वो बेसिकली टोटल मार्केट का एक पार्ट होता है जिसको कंपनी ने सेलेक्ट किया हुआ है। एक टारगेट मार्केट या सेगमेंट में जो कस्टमर्स होंगे वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, या तो ज्योग्राफी के बेस पर, या बाइंग पावर के बेस पर, या डेमोग्राफिक्स के बेस पर, या फिर इनकम के बेस पर। जैसे कंपनी ने 5 से 10 लाख वाले इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स को टारगेट किया है, तो उन सब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सबकी इनकम सालाना 5 लाख से तो ज़्यादा है और 10 लाख या 10 लाख से कम है। तो टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना किसी भी कंपनी के लिए एक एसेंशियल स्टेप है, क्योंकि मार्केट सेगमेंट करने के बाद जब तक वो टारगेट मार्केट को सेलेक्ट नहीं करेगी वो अपने प्रोडक्ट्स की उन टारगेट मार्केट में पोजीशनिंग नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में नहीं पता है तो आप उन कस्टमर्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो जो कि आपके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, तो आपका पैसा भी ख़राब होगा और आपका जो टाइम है वो टाइम भी ख़राब होगा। कोई भी कंपनी है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेगमेंट को सेलेक्ट करे, उसके एट ए टाइम एक से ज़्यादा टारगेट मार्केट हो सकते हैं। एक मेन मार्केट जिसमें वो अभी फोकस कर रही है और एक सेकेंडरी टारगेट मार्केट लेकिन उस जो कि अभी उस पर फोकस नहीं कर रही है लेकिन फ्यूचर में उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसे कि कोई कंपनी है उसने अभी 5 से 10 लाख इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स के लिए कार है वो बना रही है, लेकिन उसने 10 लाख से ज़्यादा वाले इनकम ग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकती है और उसके लिए भी वो कार बना सकती है, या 5 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले सेगमेंट को भी सेलेक्ट कर सकती है और उसके लिए भी वो कार बना सकती है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि कंपनी एट ए टाइम एक ही सेगमेंट को टारगेट करेगी, वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा सेगमेंट को भी टारगेट कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैं टारगेट मार्केट ऑफ फेसबुक है, उसका जो टारगेट मार्केट आप सबको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसमें ज़्यादातर जो मिडिल एज ग्रुप्स के हैं 25 साल और 34 साल के बीच के हैं, एडल्ट्स हैं, 157 कंट्रीज़ में हैं फेसबुक का टारगेट मार्केट है। तो ये फेसबुक का क्या हो गया, टारगेट मार्केट हो गया। टारगेट मार्केट ऑफ स्नैपचैट 178 मिलियन यूजर्स हैं जिनकी एज 25 साल से कम है, मतलब 18 से 24 साल के बीच हैं और ज़्यादातर जो हाई स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और प्रेफरेबली फीमेल्स हैं वो स्नैपचैट को यूज कर रही हैं। तो देखो फेसबुक का टारगेट मार्केट अलग है, स्नैपचैट का टारगेट मार्केट अलग है। टारगेट मार्केट ऑफ मैकडोनल्ड्स, तो जो मैकडोनल्ड्स है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, एम्प्लॉयज़ या प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, और जो एज ग्रुप है वो 8 से 45 साल के लोगों को टारगेट करता है जो कि लो या मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं और जो कि इजी गोइंग और केयरलेस पर्सनैलिटी वाले, मतलब जिनको है अपनी हेल्थ पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, वो चाहते हैं उनको चीज़ें आसानी से मिल जाएं। तो मैकडोनल्ड्स उन लोगों को टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से हर कंपनी के अपने अलग से कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, उन्हीं की जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, टारगेट मार्केट बोलते हैं। जैसे कि कोई MBBS कॉलेज है उसका जो टारगेट मार्केट होगा वो 12th साइंस बायो के स्टूडेंट होंगे। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका जो टारगेट मार्केट होगा वो 12th साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे। तो हर किसी कंपनी का टारगेट मार्केट है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले उसको पोजीशनिंग करने से पहले अपने टारगेट मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसे टारगेट मार्केट के बारे में पता नहीं होगा वो अपने प्रोडक्ट्स की उन कस्टमर्स के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।